हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इजी स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको ध्यान होगा, अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन होती है अगर हम किसी देश को उस देश में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों के आधार पर परिभाषित करते हैं, या आप बोल सकते हैं किसी देश को वहाँ चलने वाली आर्थिक गतिविधियों के आधार पर आप डिफाइन करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था। और मैंने बताया था जो किसी देश में जो आर्थिक गतिविधियां चलती हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को मैंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें हम जो प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त हमको उत्पाद होते हैं उनका उपयोग करके नया उत्पाद प्राप्त करते हैं। ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र में मैंने बताया था क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, जिन भी सेक्टर्स में सेवा दी जाती है, आपको मालूम होगा होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, चिकित्सा, वित्तीय सेवा। और आप एक और चीज़ यहाँ पर लिख देना, शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं, शिक्षा व्यवस्था ही बोल सकते हो आप। जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको वहाँ भी तो एक सर्विस दी जाती है ना, एजुकेशन की। तो जो शैक्षणिक व्यवस्था बोल सकते हो या शिक्षा बोल सकते हो, वह भी तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। और कई सारे और एग्जाम्पल भी हैं इसमें। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनको हम तीन भागों में बांटते हैं, तो इन आर्थिक गतिविधियों में कंट्रोल के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांटते हैं कि इन आर्थिक गतिविधियों में किसका कंट्रोल है। हो सकता है कि इन आर्थिक गतिविधियों में सरकार का ही कंट्रोल हो पूर्ण रूप से, या हो सकता है कि इन आर्थिक गतिविधियों में जो प्राइवेट ओनरशिप हो, यानी कि निजी स्वामित्व हो। निजी स्वामित्व मतलब हुआ कि जो अंबानी, अडानी जैसे लोग होते हैं, इनका कंट्रोल होना। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप हो। यह हो सकता है कि आर्थिक गतिविधि जो किसी देश में आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनमें सरकार का भी कंट्रोल है, प्लस प्राइवेट ओनरशिप भी है, दोनों है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, आपको इन तीनों में से आप मुझे बताना है कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में। तो भारत में तीसरी वाली है जिसमें सरकार का भी कंट्रोल होता है और प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। अब ऐसे कैसे होता है, देखिए, अगर आप हमारे देश में देखते हैं तो हमारे देश में अगर मान लो आप फॉर एग्जाम्पल परिवहन सेक्टर देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं, तो जो बसें होती हैं वो प्राइवेट बसें भी होती हैं, यानी कि उसमें प्राइवेट ओनरशिप होगी, प्लस सरकारी बसें भी तो होती हैं ना, तो सरकारी बसें भी होती हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ गए होंगे कि भारत में जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें सरकार का भी और प्राइवेट ओनरशिप का भी, दोनों का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर, तो जो आज का चैप्टर हमारा इसी आधार पर है कि सरकार की जो भूमिका है उसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया, तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, या मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि हमारे देश की, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मैंने बताया था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, अगर देश की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कंट्रोल होगा या सरकार का नियंत्रण होगा, तो उस देश की हम अर्थव्यवस्था को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, और एक और देश है क्यूबा। ये जो दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो होता क्या है ना, आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने बोला था तृतीय क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था भी आती है। तो एक बहुत ही ईजी सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा जैसे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं ना, यहाँ जितने भी स्कूल होंगे, जितने भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, ये भी एक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इन शैक्षणिक संस्थानों में सरकार का नियंत्रण होगा, यानी कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान होंगे वे क्या होंगे, सरकारी होंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान सरकारी होंगे। तो जो हमने तीन सेक्टर पढ़े थे, इन सभी सेक्टर्स में
सरकार का नियंत्रण होगा, यानी कि जितने भी ये संस्थान आएंगे, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, परिवहन हो गया, चिकित्सा होगी, सभी सरकारी होंगे। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे, उन देशों में जो हॉस्पिटल्स होंगे वे सभी क्या होंगे, सरकारी होंगे, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होगा। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं पर निजी शक्तियों का नियंत्रण होता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो एग्जांपल है मैं आपको बताऊंगा, दो देश हैं काफ़ी फेमस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो ये जो दो देश हैं, और कई और देश भी हैं, एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए बताया कि ये दो देश यूके और जर्मनी जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इन देशों में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्कूल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होंगे वहाँ जो स्कूल्स होंगे वो सरकारी स्कूल नहीं होंगे, वो सभी क्या होंगे, निजी, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स होंगे। उसी प्रकार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ जो हॉस्पिटल्स होंगे वो क्या होंगे, हॉस्पिटल भी प्राइवेट ही होंगे, क्योंकि वहाँ जो भी आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, वहाँ जितनी भी आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं वहाँ उसमें निजी यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि निजी शक्तियों का नियंत्रण होता है। सबसे आखिर में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका जो मैंने बताया सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा देश है खुद। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, और जो निजी क्षेत्र होते हैं, दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे हमारे देश में सरकारी स्कूल भी हैं प्लस प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार हॉस्पिटल भी हमारे देश में सरकारी भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो परिवहन सेवा होती हैं वो रोडवेज की बसें भी होती हैं, सरकारी बसें और प्राइवेट बसें भी होती हैं। और एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे हमारे देश में कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, साथ में हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो ये होगी सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इसमें होता क्या है कि इन कंपनियों में सरकार की कुछ हिस्सेदारी होती है, सरकार की इसमें हिस्सेदारी होती है, तो एक प्रकार की सरकारी कंपनियां होंगी। तो जो मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में सरकार का भी और निजी क्षेत्र का भी दोनों का कंट्रोल होता है, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इक्वल टू आप बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था प्लस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आप, मैंने बोला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का भी और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। लेकिन जो आर्थिक क्रिया है ना, उनको रेगुलेट कौन करता है, तो उनको जो रेगुलेट करती है वो है सरकार करती है रेगुलेट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन के अंतर्गत जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल भी हो सकते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनमें, शैक्षणिक संस्थानों में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का कंट्रोल है, क्योंकि स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। लेकिन जो स्कूल से संबंधित जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो नियम कानून होते हैं, वो कौन बनाती है, वो सरकार बनाती है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी सरकार के आदेशों का पालन ही तो करते हैं। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि काम तो दोनों मिलकर करते हैं, निजी क्षेत्र भी और सरकारी क्षेत्र भी, दोनों के अपने अपने स्कूल से होंगे। लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं, जो नियम कानून है, वो कौन बना रही है, सरकार बना रही है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया उनको जो रेगुलेट है उनको सरकार या गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को रेगुलेट सरकार करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, काम दोनों मिलकर करेंगे लेकिन उसको रेगुलेट सरकार करेगी, ठीक है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में दूसरा पॉइंट देखिए, जो आर्थिक निर्णय है वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल है, अब ये स्कूल अगर सामाजिक अर्थव्यवस्था वाले देश में होगा तो इस स्कूल में सरकार का अधिकार होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, ये सरकारी स्कूल होगा। तो जब सरकार इस स्कूल से संबंधित कोई आर्थिक निर्णय लेगी, अगर हम स्कूल के संदर्भ में आर्थिक निर्णय की बात करें तो वह हो सकता है कि सरकार के द्वारा मान लीजिए फीस तय की जा रही है कि स्कूल की फ़ीस कितनी तय की जाए, फीस कितनी ली जाए बच्चों से। तो जब सरकार इस स्कूल की फ़ीस तय करेगी तो सरकार इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि हमको स्कूल से अधिकतम लाभ कमाना है, अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना है। सरकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं होगा, सरकार का उद्देश्य यह होगा
कि अधिकतम बच्चों को कम रुपए देकर अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसे बोलते हैं हम सामाजिक कल्याण। तो सरकार जो होगी वो इस स्कूल की फ़ीस कम से कम तय करेगी, जितना कम हो सके उतनी तय करेगी, क्योंकि अगर फ़ीस कम होगी तो बच्चे ज़्यादा एजुकेशन लेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनके जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मैंने स्कूल से एक एग्जाम्पल लेके बताया आपको, और कई और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं तो कई सारी हो सकती है ना, आर्थिक निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उसमें जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो लाभ को अधिकतम करने के, ये करना है, मिस हो गया, करता लिख दिया, करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। तो इसी स्कूल के एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर यही स्कूल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में होगा तो उनका उद्देश्य यही नहीं होगा कि हमको अधिकतम बच्चों को कम रुपए देकर अच्छी एजुकेशन देनी। उनका उद्देश्य यही नहीं होता। अच्छी एजुकेशन देना तो हर देश का उद्देश्य होता है, लेकिन इनका उद्देश्य जो मेन जो इनका गोल होगा वो ये होगा कि हमको अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना है, हमको अधिकतम लाभ कमाना है। इसका मतलब ये होगा कि वे जो फीस करेंगे स्कूल की, अपने स्कूल की, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे उनको अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो जैसे यहाँ पर सामाजिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय जो थे वो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय होंगे वो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको बताया था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर सामाजिक कल्याण भी देखा जाएगा और अधिकतम लाभ भी देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों में फ़ीस काफ़ी कम होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। सरकार उसको रेगुलेट करती है, मतलब उसको बीच में रखती है। उसमें आर्थिक लाभ भी मिल रहा होगा स्कूल को, जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे उनको आर्थिक लाभ भी मिल रहा होगा, और साथ में उसमें सामाजिक कल्याण भी हो रहा होगा। सरकार तय कर देती है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। तो हमारे देश में दोनों देखे जाते हैं। हमारे देश में सामाजिक कल्याण भी देखा जाता है आर्थिक निर्णय लेते समय, और अधिकतम लाभ दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझे होंगे, और कई और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा बाजार में वस्तुओं का विक्रय मूल्य तय किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, राशन का सामान मिलता है, बुक्स मिलती हैं, जितना भी आपको सामान मार्केट में मिलता है। अगर ये मार्केट समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में होगी तो जो मार्केट में इन वस्तुओं का जो मूल्य है, यानी कि इनका विक्रय मूल्य, यानी कि जो इस मार्केट में जो दुकानदार होंगे वो इन वस्तुओं को किस मूल्य में बेचेंगे, ये तय किया जाएगा सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा पहले से तय हो जाएगा कि आप इन वस्तुओं को, जो भी मार्केट में जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, उनको किस मूल्य में बेचेंगे, ये सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर बाजार मतलब मैं आपको बताता हूँ, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, बाजार मीन्स ये हुआ मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति का एक संबंध होता है। मांग मतलब होता है डिमांड, और पूर्ति मतलब होता है सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है। तो मार्केट मीन्स हुआ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर मार्केट मीन्स था जो आप मार्केट जाते हो वो मार्केट वाली मार्केट है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का अर्थ है मांग और पूर्ति। अब मांग और पूर्ति मीन्स क्या हुआ, देखिए, मान लीजिए इस वर्ष सेब का उत्पादन काफ़ी कम हुआ, एप्पल का उत्पादन काफ़ी कम हुआ, तो उसकी सप्लाई कम होगी, यानी कि पूर्ति कम होगी। अगर किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड तो उतनी ही है ना, जो लोग सेब खाते हैं उनकी डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन सेब की सप्लाई तो कम हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, सेब का मूल्य कम हो जाएगा, सेब का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे अभी प्याज की कीमत बढ़ गई थी। प्याज की कीमत क्यों बढ़ी, प्याज की कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि प्याज की मांग तो उतनी ही थी जितनी पहले थी, लेकिन प्याज की सप्लाई कम हो गई। तो सप्लाई कम होने से, डिमांड के ज़्यादा होने से प्याज का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर बाजार का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर मार्केट का अर्थ है कि मार्केट में मांग और पूर्ति कितनी है उस आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमारे देश में प्याज के दाम
क्योंकि हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी देखने को मिलते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हमारे देश में इस वर्ष प्याज के दाम बढ़े थे ना, वो इसलिए बढ़े थे। लेकिन अगर हमारा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होता तो और सरकार के द्वारा तय किया जाता कि आप प्याज का मूल्य जो है वो 20 रुपये पर केजी से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो भले मार्केट में प्याज की सप्लाई कम भी हो जाती तो जो दुकानदार है उनको 20 रुपये में ही देना पड़ता प्याज, ठीक है। लेकिन ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, यहाँ क्या होता है, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता सबसे आखिरी में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आती है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होंगे और साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होंगे। तो देखिए यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है बाजार द्वारा तय की जाती है। जो मैंने आपको बताया था ना, प्याज का मूल्य इसलिए बढ़ा था क्योंकि हमारे देश में भी बाजार के द्वारा यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा ही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर बाजार का अर्थ है डिमांड एंड सप्लाई, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, इस आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय की जाती है हमारे देश में भी। लेकिन अब मैंने बोला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी होंगे। तो पहले वाली लाइन में तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण दिख गए, लेकिन जो दूसरी लाइन में लिखी है यहाँ पर परंतु के बाद, इसमें आपको जो गुण दिख रहा है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण भी दिख रहा है। परंतु सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत तय करती है या नियंत्रित करती है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो भारत सरकार है ना, प्रति वर्ष हमारे देश की 22 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करती है। एमएसपी मीन्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आगे चैप्टर में तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा ये एमएसपी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हमारे देश की जो 22 फसलें हैं, उन फसलों के लिए जो हमारे देश की केंद्र सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब ये हुआ, जैसे हमारे देश में 2 फसलें बताता हूँ जिनके लिए एमएसपी का निर्धारण सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूं और धान, ये तो 2 फसलें होगी और ऐसे 20 फसलें और हैं, उनके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। फॉर एग्जांपल गेहूं के लिए, अगर सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी तय कर दिया है, मान लीजिए सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी तय कर दिया 20 रुपये पर केजी, यानी कि पर केजी 1 केजी का मूल्य सरकार ने 20 रुपये तय कर दिया, एमएसपी तय कर दिया, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय कर दिया गया। तो होता क्या है ना, मान लीजिए किसी किसान ने गेहूं की खेती करी और उसकी फसल हो गई है और किसान को मालूम है कि सरकार ने गेहूं के लिए कितना एमएसपी निर्धारित किया हुआ है। तो एक प्रकार से ये एमएसपी एक किसान के लिए सिक्योरिटी होगी कि तुम्हारी फसल कम से कम इतने में तो बिक जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए किसान कहता है कि चलो एमएसपी तो इतनी निर्धारित की है 20 रुपये पर केजी गेहूं के लिए, एक चक्कर में मार्केट जाता हूँ। किसान कहता है कि अगर मेरे को मार्केट में 20 रुपये पर केजी से ज़्यादा में अगर मेरी फसल बिक जाती है तो मैं मार्केट में बेच आऊँगा, और अगर जो मेरी फसल है वो 20 रुपये पर केजी से कम में अगर दुकानदार खरीदता है मुझसे तो मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं सरकार को दे दूंगा। तो एक प्रकार से सरकार ने क्या कर दिया, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत को नियंत्रित कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तो बाजार द्वारा तय की जाती है, और यहाँ पर बाजार का अर्थ है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा तय की जाती है। लेकिन जो सरकार होती है, जो एसेंशियल वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत को नियंत्रित करती है। और मैंने आपको बताया किस प्रकार सरकार जो आवश्यक फसलें होती हैं, हमारे देश की जो 22 फसलें हैं, महत्वपूर्ण फसलें हैं, उनकी कीमत को किस प्रकार से नियंत्रित करती है एमएसपी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।